हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद झा कौटिल्य एकेडमी की ओर से आप सबों के सामने अर्थशास्त्र पर कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने आया हूँ। मेरा ये प्रयास है कि आज तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें मूलभूत संकल्पनाओं को समझना आवश्यक होता है। मेरा आप लोगों के सामने यही प्रयास रहेगा कि अब तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पर अपना ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको अर्थशास्त्र प्रश्नों के माध्यम से पहले सिंपल तरीके से, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ। आइए देखते हैं। ये अपना पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत छोटा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। ऑप्शंस है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड नन ऑफ दीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। अब हमें यह समझना होगा नेचर ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली नेहरू जी को हम आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माताओं में से एक में गिनते हैं। नेहरू जी के समय में नेहरू जी क्या थे, समाजवाद से प्रेरित थे। वो बेसिकली मतलब उनका अध्ययन ब्रिटेन से हुआ था और ब्रिटेन में उस समय एक नए प्रकार की समाजवाद की उत्पत्ति हो चुकी थी जिसको कहा जाता है फेबियन सोशलिज्म। नेहरू जी भारत में जिस विचारधारा से प्रेरित थे उसे मूल रूप से फेबियन समाजवाद के नाम से जाना जाता है। अब यदि देखेंगे तो इसमें ग्राहम वेलास, सिडनी वेब, एनी बेसेंट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इस तरीके के लोग इसके प्रणेता माने जाते हैं फेबियन सोशलिज्म के। इनका मूल तत्व क्या था फेबियन समाजवादियों का, कि बेसिकली इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए कि जो जमीन है और धन का संकेंद्रण है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। और मूल रूप से क्या होना चाहिए, तो इन चीजों का बेसिकली मतलब हम यूं कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों तक पहुंच होना चाहिए। और यदि क्रांति की बात की जाए, जैसे कि मार्क्स कहता है कि समाजवाद का मूल तत्व क्या होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए, तो बेसिकली फेबियन सोशलिज्म का यह सोशलिस्टों का यह मानना था कि समाजवादी क्रांति की अब बात नहीं होनी चाहिए, एक संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज में चेंजेस होने चाहिए। अब चूंकि नेहरू जी इसी विचारधारा से प्रेरित थे तो इसी विचारधारा को नेहरू का समाजवाद, भारत में नेहरू के समाजवाद के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम देखें तो ये फेबियन सोशलिज्म की विचारधारा से नेहरू के प्रेरित होने के बाद नेहरू जी ने क्या किया, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या बनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने के पीछे एक और उद्देश्य था नेहरू का, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था और यहां पर जो डेवलपमेंट फोर्सेस थे वो एक्चुअली राज्य के हाथ में होना चाहिए था, क्योंकि भारत को ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर तरीके से डेवलप मतलब यूं कहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित नहीं किया था। अब जब भारत एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित नहीं हुआ तो भारत में किस प्रकार से वही सोशलिज्म लाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग धंधे थे। जैसे जमशेद नसरवान जी टाटा ने साक्ची में अपना प्लांट खोला था। उसके बाद बम्बई में मतलब फिरोज ये बेसिकली बम्बई में कुछ साबुन वगैरह के कारखाने वगैरह खोले गए थे। साथ में बम्बई से लेकर के कोयम्बटूर तक का जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर छोटे छोटे मतलब स्पिनिंग मिल्स लगाए गए थे। तो कहने का मतलब है कि इन जगहों पर प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन विकसित ही नहीं हुआ था। तो जैसे इन छोटे छोटे उद्योगपतियों को भारत सरकार रक्षा नहीं करती, इनके हितों को सुरक्षित नहीं करती, तो क्या भारत विकसित भारत हो पाता। इसीलिए नेहरू जी ने मूल रूप से क्या किया, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहा जाता है इट इज अ मिक्सअप ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। यह अपने आप में मिक्सअप होगा किसका, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का। एक न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमी, यह अपने आप में एक नए प्रकार का अर्थव्यवस्था होगा।
वेयर मिक्सअप ऑफ मार्केट एंड सोशल फॉर्म को एग्जिस्ट, ये एक ऐसी प्रक्रिया होगी जहां पर मार्केट और सोशल फॉर्म एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेगा, एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यदि हम मूल रूप से देखें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होगा मिक्सअप ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगा? एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक साथ मिलकर रहेगी। ये मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही डिस्कस किया है। ये नेहरू की का फिलॉसफी था भारत में मूल रूप से, जिसके पीछे नेहरू जी का ये सब मानना था कि कहीं ना कहीं भारत में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी जहां पे समाजवादी तत्व भी रहेंगे, और चूंकि पूंजीवाद ब्रिटेन के तहत और अमेरिका के तहत भारत में विकसित ही नहीं हो पाया था, तो इसीलिए भारत का समाजवाद कैसा होगा कि जहां पर मूल रूप से इन पूंजीवादियों के हितों को भी सुरक्षित रखा जाएगा, और डेवलपमेंट का मॉडल कैसा होगा? समाजवादी होगा, जो कि नेहरू का अपना समाजवाद था, जो कि कहीं फेबियन समाजवाद से कहीं ना कहीं प्रेरित था। इसीलिए नेहरू जी ने भारत में क्या रखा? मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जो कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के मिश्रण को कहते हैं। इसी समाजवादी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए नेहरू जी ने भारत में क्या किया? तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट लाया, योजना आयोग बनाया कि मतलब बेसिकली किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाएगा, तो योजना के अनुसार योजना बना करके विकास के चरणों को बढ़ावा दिया जाएगा। और यह विकास कैसा होगा? योजनाबद्ध विकास होगा। अब ये योजनाबद्ध विकास का मतलब क्या हो गया कि कोई भी देश विकास करने के लिए पहले अपने संसाधनों को टटोलेगी, संसाधनों को टटोलने के बाद क्या किया जाएगा? तो बेसिकली ये देखा जाएगा कि वो संसाधन से हमारे गोल्स क्या हैं और उन गोल्स को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मूल रूप से क्या किया जाएगा? तो संसाधनों को बढ़ावा देने का और योजनाबद्ध विकास को करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन अपना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दूसरा ऑप्शन अपना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन अपना है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और चौथा है नन ऑफ दिस। बहुत साधारण सा प्रश्न है और इसका उत्तर अपना होगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को चुनने के पीछे ऐसा उद्देश्य था या बताने के पीछे ऐसा उद्देश्य था। कई बार वन लाइनर फैक्ट्स के तहत ये प्रश्न आ जाते हैं, कई बार छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछ भी दिया गया है कि नीति का पूरा नाम क्या है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये संकल्पना है। अब यहां पर इसके पीछे कई प्रकार के अवधारणात्मक चीजें हैं। अभी जैसे हमने पहले दो प्रश्नों में ये डिस्कस किया कि मूल रूप से भारत में समाजवादी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? योजनाबद्ध विकास को अपनाया गया, योजनाबद्ध विकास के मॉडल को अपनाया गया। प्लानिंग इस तरीके का किया गया कि बेसिकली क्या हो सके, डेवलपमेंट तो हो लेकिन वह थ्रू प्लानिंग हो। अब प्लानिंग कमीशन नेहरू जी ने बनाया था, 1952 में जाकर के उसको गठित किया था। और प्लानिंग कमीशन मूल रूप से क्या करता था? भारत के संसाधनों का अध्ययन करके कहीं ना कहीं योजनाबद्ध विकास को बढ़ाने का प्रयास करता था। अब मूल रूप से क्या हो गया कि धीरे धीरे करके प्लानिंग कमीशन सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन के तहत फंडिंग की भी बात की जाती थी, क्योंकि राज्यों केंद्र से राज्य की ओर हस्तांतरण के मूल रूप से 3 प्रक्रियाएं हैं। एक है जिसको कि हम 280 अनुच्छेद 280 के तहत कहते हैं वित्त आयोग। कई बार क्या होता है कि संवैधानिक करों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के मध्य, जो कि वित्त आयोग के माध्यम से होता है। उसके बाद अनुच्छेद 282 के तहत होता है। 282 के तहत सरकार डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किसी संस्था के माध्यम से फंड करती थी, जो कि नीति आयोग की प्लानिंग कमीशन था अपना। अब इसमें भी कई प्रकार थे, चरणबद्ध तरीके थे भेजने के, जिसमें गाडगिल फॉर्मूला था, मुखर्जी फॉर्मूला रहा। चीज़ों को देखा जाता था और वहां से फिर क्या किया जाता था, पर्टिकुलरली किसी खास मद के लिए मतलब फंडिंग की जाती थी। और तीसरा होता है कि अन्य फंड्स, जैसे कभी कैलामिटी आ गया, किसी और तरीके की चीज़ें आ गई, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फंड करता है।
अब योजना आयोग में चूंकि फंडिंग की बात थी, फंडिंग के तहत होता क्या था कि कई बार भारत में केंद्र राज्य संबंध जैसे सरकारी आयोग वगैरह बन रखा है, इन लोगों ने भी वो कहा था कि कई बार योजना आयोग की भूमिकाओं पे समीक्षात्मक विवरण किया जाए, क्योंकि योजना आयोग प्रॉपर तरीके से सही से काम नहीं कर पा रहा था, चरणबद्ध तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था, लक्षित होकर के कार्य नहीं कर पा रहा था, जिससे भारत में योजना को पूर्ण रूप से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। अब यहां पर यह हुआ कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन चीजों को देखा गया, और देखने के बाद इस प्रकार से मोदी जी ने एक अलग इनिशिएटिव लिया और कहा कि अब भारत में किसी योजनाबद्ध टाइप से चीजें जिनको फंडिंग करने की चीजें हों इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक की जरूरत हो जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगा और मूल रूप से कहीं ना कहीं एक विकास की ओर लक्षित होकर के एक डॉक्यूमेंट देगा, विजन डॉक्यूमेंट देगा। इसी विजन डॉक्यूमेंट को मोदी जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने क्या किया, 1 जनवरी 2015 को एक नए इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग इज। योजना आयोग और नीति आयोग के मध्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है अपना, प्लानिंग कमीशन एलोकेट्स फॉर वाइल नीति आयोग डिड नॉट एलोकेट्स फंड। योजना आयोग फंड देता था और नीति आयोग फंड नहीं एलोकेट करता है। दूसरा है, बोथ इंस्टीट्यूशंस मेड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडिया। दोनों ही संस्थाएं भारत के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं। तीसरा अपना है, बोथ इंस्टीट्यूशन एलोकेट फंड्स। दोनों ही संस्थाएं क्या करती हैं, फंड को एलोकेट करती हैं। और चौथा अपना ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। अब देखिए, पिछले प्रश्न की व्याख्या में अभी हमने आप लोगों के साथ ये चीजें बात की हैं कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग कहीं ना कहीं भारत में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन थे, क्योंकि उन्होंने नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म दिया था जिसको फेबियन सोशलिज्म का नाम दिया जाता है। और उस फेबियन सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही भारत में नीतिगत विकास के लिए, नीतिगत दस्तावेज के लिए उन्होंने केसी नियोगी समिति के आदर्श मतलब संस्तुतियों पर भारत में 15 मार्च 1952 को क्या किया, तो योजना आयोग की स्थापना करी। अब ये योजना आयोग मूल रूप से कार्य कैसा करता था, तो बेसिकली अनुच्छेद 282 के तहत इसको फंड देने की भी हमने ये प्रधानमंत्री जी ने वो करवा दिया था कि फंड्स भी देंगे। और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें थी कि वो पहले तो गाडगिल फार्मूला के अनुसार फंडिंग करता था योजना आयोग, बाद में मुखर्जी फार्मूला के अनुसार फंडिंग करने लगा। लेकिन क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों के अनुसार, केंद्र राज्य संबंधों से मेरा मतलब यहाँ ऐसा है कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं उनको सहयोग दिया गया। यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं उनको सहयोग दिया गया। इस प्रकार की चीजें चली, तो जिस माध्यम से क्या हुआ कि कई बार विकासात्मक योजनाएं लक्षित होकर के अपने जगहों तक नहीं पहुंच पाई। अब ये विकासात्मक योजनाएं यदि लक्षित होकर के अपनी जगहों तक नहीं पहुंचेंगी तो हमारा जो सर्वोदय का कंसेप्ट है कि हम समाज के वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ें, तो क्या ऐसा संभव हो पाता? इसीलिए जरूरी था किसी ऐसी संस्था का पनपना जो कि भारत में विजन डॉक्यूमेंट बनाए, विकास के लिए योजनाएं बनाए, परंतु कहीं ना कहीं उसके पास फंड करने की व्यवस्था ना हो। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन चीजों को हकीकत में बदला है और इसी चीज को योजना आयोग की ही चीजों में कुछ सुधार करके, जो उसकी गलतियां थी उनको सुधार करके एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने वाले संस्था के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे नाम दिया गया है नीति आयोग। तो मूल रूप से हमारा उत्तर होगा ए, प्लानिंग कमीशन एलोकेट्स फॉर फंड्स व्हाइल नीति आयोग डिड नॉट एलोकेट्स फंड। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है नीति आयोग इज अ, पहला ऑप्शन है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी।
अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अ लीगल बॉडी एंड नन ऑफ द एबव। पहला ऑप्शन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी। अपने आप में नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। दूसरा क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तीसरा है एक कानूनी संस्था है। और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब हमें यह समझना होगा कि जिस प्रकार से पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग की नींव रखी थी और योजना आयोग अपने आप में एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था थी, ठीक उसी प्रकार से, उसी पैटर्न पर, उसी आदर्शों पर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का संगठन किया है, नीति आयोग का गठन किया है, नीति आयोग को फॉर्मुलेट किया है। अतः यह जानना अति आवश्यक है कि नीति आयोग किस प्रकार का संगठन है। तो नीति आयोग मूल रूप से अपने आप में एक परामर्शदात्री और गैर संवैधानिक संस्था है, अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी। ये अपना सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हेड ऑफ द नीति आयोग इज। नीति आयोग के प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है यूनियन मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब यहां पर इन चीजों को देखना है कि नीति आयोग जैसे संस्था या योजना आयोग जैसे संस्था का अध्यक्ष कौन होता है। यहां पर अभी हमने चर्चा करी है कि मूल रूप से योजना आयोग या नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक परामर्शदात्री संस्था है और एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो इन दोनों ही संस्थाओं का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन्हीं के अधीन इनकी पूरी काउंसिल काम करती है, जिसमें कि नीति आयोग के सीईओ होंगे, डिप्टी हेड होंगे, बाकी एडवाइजरी मेंबर्स होंगे, जिसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, या आप कौटिल्य अकादमी के साथ जुड़िए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हम वहाँ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन इन इंडिया? उदारीकरण से, भारत में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस को देखते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स एडॉप्टेड इन 1991, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। दूसरा, एलपीजी रिफॉर्म्स एडॉप्टेड इन 1995, 1995 के एलपीजी रिफॉर्म्स। तीसरे, एलपीजी रिफॉर्म्स एडॉप्टेड अराउंड 2000 के आसपास के एलपीजी रिफॉर्म्स, या इनमें से कोई नहीं। अब तो पहली बात, साधारण प्रश्न है, आप इसके आंसर्स इलिमिनेट भी कर सकते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के आसपास लाए गए थे, जिसको मूल रूप से राव मनमोहन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अब एलपीजी रिफॉर्म्स के पीछे कहानी यह है कि ये मूल रूप से नव उदारवादी विचारधारा है, जो कि अमेरिका और आईएमएफ या विश्व बैंक के द्वारा प्रसारित है। भारत में मूल रूप से हमने समाजवादी विचारधारा की अवधारणा को बढ़ावा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें राज्य ही निर्धारित करती थी, देखती थी। और धीरे धीरे करके राज्य का खर्चा बढ़ता चला गया। अब इस बढ़ते खर्चे को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी जी के समय में ही आईएमएफ वालों ने, उनका आईएमएफ का एक कार्यदल भारत आया था और कहा था कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अब यहाँ बताना इतना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप कौटिल्य अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, या तो कहीं ना कहीं आप क्लासेस में आए तो फिर बात करेंगे। यहाँ हम लोग इस विषय वस्तु पे केंद्रित करते हैं। तो राजीव गांधी जी ने हामी भर दी थी। उसी के उपरांत क्या होता है, अमेरिका का खाड़ी युद्ध शुरू हो जाता है ईरान के साथ। खाड़ी युद्ध को लेकर के
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ते चली जाती हैं। और भारत का मूल उद्देश्य क्या है कि हमारा आज भी मूल रूप से क्रूड और पेट्रोलियम का आयात है। आयात होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार हमें खर्च करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसी के लिए भारत क्या करने लगा 1991 में, बेसिकली मतलब इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई हमें। अब यहाँ पर उस समय यशवंत सिंह भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने और आरबीआई गवर्नर उस समय मनमोहन सिंह थे, इन लोगों ने मिलकर के एक बैठक की। बैठक करके भारत सरकार का कुछ सोना गिरवी रखा बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कुछ पैसे मिले, फिर जाकर के चीज़ों को संभालने का प्रयास किया गया। तब तक सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर जाती है और बेसिकली भारत में प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिंह राव, उनके वित्त मंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह जी। और इन लोगों ने भारत में एक नए प्रकार के रिफॉर्म को जन्म दिया, जिसको नाम दिया जाता है राव मनमोहन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। यहां पर इन्होंने क्या किया, आईएमएफ की विचारधारा को लाया और भारत में क्या किया, भारत में मूल रूप से उदारीकृत अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसे कहा जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी का पूरा फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कहीं ना कहीं उदारीकरण, प्राइवेटीकरण और वैश्वीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। और उसके बाद सबसे पहले जो 1991 की औद्योगिक नीति आई, पहला छाप उस पर दिखता है कि मूल रूप से 18 उद्योगों को छोड़ के बाकी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। मतलब कोटा फ्री और लाइसेंस फ्री राज को वहीं से स्टार्ट किया गया। एमआरटीपी एक्ट को खत्म किया गया, बहुत प्रकार के संशोधन किए गए। और इसीलिए इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स, जो कि मूल रूप से 91 में भारत में लाया गया। और इसी प्रक्रिया को भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का संज्ञा दिया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप इलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स कब आया, 1991 में। 95 ऑप्शन गलत होगा, 2000 का ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आप इलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि साधारण कोई प्रश्न है तो इस पर हम डिस्कशन लेना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? गरीबी से आप क्या समझते हैं? अपना ऑप्शंस है, इट इज अ फेनोमेना इन विच अ ग्रुप और अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। यह एक फेनोमेना है, अवधारणा है, जिसमें किसी खास वर्ग और किसी व्यक्ति को अपने बेसिक नीड पूरा करने की भी क्षमता नहीं होती है। दूसरा है, इट इज अ फेनोमेना इन विच अ ग्रुप और अ पर्सन इज एबल टू फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट्स। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें एक ग्रुप और पर्सन को वो सक्षम होते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तीसरा है, इट इज अ सर्कमस्टेंस इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अनेबल टू फुलफिल हिज नीड्स। ये अपने आप में क्या है, एक सर्कमस्टेंस है जिसमें स्मॉल ग्रुप, एक खास ग्रुप इंडिविजुअल्स का होता है जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में सक्षम होते हैं। और चौथा है नन ऑफ द अबव। मूल रूप से अब यहां पर हम देखेंगे कि एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए हम एलिमिनेशन पे बाद में बात करते हैं, पहले गरीबी पे बात कर लेते हैं। गरीबी अपने आप में एक संकल्पना है जिसमें समाज के किसी खास ग्रुप या किसी व्यक्ति को ऐसा माना जाता है कि वह अपने प्रतिदिन के चीजों को भी, डेली लाइफ की चीजों को भी अनेबल होता है पूरा करने में, सक्षम नहीं हो पाता है अपनी चीजों को पूरा करने में। सक्षम नहीं होने का मतलब क्या है कि मूल रूप से जो मानव की संकल्पनाएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जिनको कि हम रोटी, कपड़ा और मकान के रूप में परिभाषित करते हैं, इनको वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा उत्तर होगा अनेबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स, ए वाला ऑप्शन होगा। अब गरीबी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गरीबी का तो ये परिभाषा हुआ। गरीबी मूल रूप से दो भागों में बंटता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी
एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वास्तविक गरीबी का गहनता, और रिलेटिव पॉवर्टी किसी एक चीज से खास करके आप रिलेटिव निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बेसिकली एक खास मेजर लिया जाता है, जैसे विश्व बैंक ने अवधारणा दिया था कि जो व्यक्ति मतलब $1.9 पर डे से कम कमाता है वो गरीब है। भारत में योजना आयोग ने बेसिकली मतलब लकड़वाला कमेटी के बाद इस प्रकार की अवधारणाओं को लिया था, जिसमें उसने कैलोरी इनटेक मेथड को दिया था कि जो व्यक्ति गांव में 2400 कैलोरी से कम खपत कर वो फूड एनर्जी ले पाता है, या 2100 कैलोरी से कम शहरों में कम वो कर पाता है, मतलब एनर्जी को रिक्वायरमेंट्स को ले पाता है, वो गरीब है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्सोल्यूटली परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं पे रिलेटिव पॉवर्टी के लिए हम मूल रूप से क्या करते हैं, इसमें लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट की बात की जाती है, और ये देखा जाता है कि गरीबी की अपवंचना कैसी है। अपवंचना का मतलब डेप्रीवेशन ऑफ द पॉवर्टी कितना है, एक खास मतलब एक अनुमान माना जाता है कि, और उसे मान लिया जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, और ये देखा जाता है कि गरीबी की अपवंचना उससे कितने लोग हैं, रिलेशन में रिलेटिव देखा जाता है। इसी में आगे आकर के अमर्त्य सेन का अप्रोच आता है, हेड काउंट मेथड को भी हम गिनते हैं। अमर्त्य सेन ने कहा कि 100 से नीचे के सभी लोग, यदि 100 रुपये पॉवर्टी लाइन है तो 99 रुपये वाला भी गरीब है और 10 रुपये वाला भी गरीब है, लेकिन गरीबी की गहनता किसमें अधिक है, 10 रुपये वाले में गरीबी की गहनता ज्यादा अधिक है कंपेरेटिवली टू 99। और इसीलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया कि 10 रुपए वाले को सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहां से फिर कंसेप्ट आ जाता है, एपीएल का कंसेप्ट आ जाता है, बीपीएल का कंसेप्ट आ जाता है, और गरीबी की गहनता जिनमें ज्यादा है अंत्योदय का कंसेप्ट आ जाता है। इस तरीके की चीजें हैं। तो मूल रूप से यदि हम पॉवर्टी को देखें तो इसका अपना आंसर ये होगा कि ये फेनोमेना है जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप ऑफ पर्संस ये अनेबल होता है क्या करने में, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में। अगले प्रश्न की ओर हम चढ़ें। अपना अगला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टर्म इकोनॉमिक्स। 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन और स्टडी, इसका क्या है, अध्ययन है अर्थशास्त्र। दूसरा ऑप्शन अपना कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम सपोर्टिंग द पीस ट्रीटीज। अर्थशास्त्र क्या है, सरकार के प्रोग्राम्स जो दिए जा रहे हैं उसके और शांति से संबंधित जो समझौताएं हैं उनका अध्ययन करता है। तीसरा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। और चौथा ऑप्शन अपना कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग सोसाइटीज। सोसाइटी के बीच का जो रिलेशनशिप है अर्थशास्त्र उनका अध्ययन करता है। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र, अब यदि इन चीजों में देखा जाए तो मूल रूप से अर्थशास्त्र क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी बात करता है। करेक्ट आंसर इज ए। ये मूल रूप से रॉबिन्स नाम के एक अर्थशास्त्री हुए थे जिन्होंने ये अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र मूल रूप से क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र मूल रूप से क्या है, धन की अपवंचना है, या यूं कहें कि बेसिकली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, स्केयर चीज, जो वस्तु कम मात्रा में है उसके उत्पादन और वितरण से संबंधित चीजों से अर्थशास्त्र जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसी के हिसाब से क्या किया जाता है, गुड्स, इसके रेट्स को तय किया जाता है। क्योंकि जो वस्तु क्या होगी, कम मात्रा में होगी, स्केयर मात्रा में होगी, उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो गुड ज्यादा मात्रा में होगी, प्लेंटी में होगा, उसके दाम क्या होंगे, गिरेंगे। उदाहरण के रूप में लें हवा, पानी, आजकल तो पानी का भी रेट लगने लगा है, एयर प्यूरिफायर्स का भी सेकंड फेज कोविड में देखा आपने, ऑक्सीजन की भी क्या हालत थी, उसको भी दाम लगे हैं। लेकिन नॉर्मली जो प्रकृतियां जिन चीज़ों को देती हैं वो क्या है, चूंकि प्लेंटी मात्रा में है तो उनके दाम क्या है,
सीमित मात्रा में होते हैं। और वहीं पर यदि हम किसी खास चीज़ की बात करें जो कि स्केयर क्वांटिटी है, जैसे सोना है, हीरा है, इन सब चीज़ों के भी मूल्य को देखें तो इनका मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनकी सीमा मतलब ये संख्या में कम है, इनके देखने वाले ज़्यादा है, चाहने वाले, डिमांड इनकी ज़्यादा है। पूरी की पूरी अर्थशास्त्र डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी हम बात क्लास में करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप आइए कौटिल्य एकेडमी के प्रोग्राम से जुड़िए, प्लेटफॉर्म से जुड़िए, हम वहां उस चीज़ की बात करेंगे। लेकिन यहां यदि हम बात करें तो मूल रूप से अर्थशास्त्र क्या है, कहीं ना कहीं वस्तुओं के डिस्ट्रीब्यूशन और गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करता है। अतः अपना ऑप्शन ए होगा। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस क्या सब हैं? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बेसिकली 1934 में हिल्टन यंग कमेटी बनी थी, और उस हिल्टन यंग कमेटी, जिसको रॉयल कमीशन कहा जाता है, उसी के रिकमेंडेशंस पे भारत में 1935 के चार्टर्ड अधिनियम से आरबीआई का स्थापना किया गया था। अब ये आरबीआई चूंकि सेंटर्स बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकर्स बैंक है, ये मूल रूप से मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ता है। क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन आता है वर्ल्ड का, उस समय कीन्स नाम के एक अर्थशास्त्री का उदय होता है, और कीन्स कहते हैं कि मूल रूप से प्रत्येक देश को अपने दो प्रकार की पॉलिसीज, फिजल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए। फिजल पॉलिसी दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ, वेयर एज द मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी, और प्रत्येक देश को एक सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी बनानी चाहिए। तो भारत में इसका निर्माण किया गया, दैट इज आरबीआई। अब आरबीआई चूंकि सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी है, तो इसके कार्य क्या होंगे? पहला ऑप्शन अपना है रेगुलेटर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन अपना है रेगुलेट्स मार्केट, पहला ऑप्शन अपना है बैंकर्स बैंक, दूसरा अपना ऑप्शन है रेगुलेटर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन अपना है रेगुलेट्स मार्केट। अब देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या सब है। पहला है ऑल ऑफ द अबव, दूसरा है ए और बी ओनली, तीसरा है बी एंड सी ओनली, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। जब भी ये सेंट्रल बैंक होगा, तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं आरबीआई क्या होगा, अपने आप में बैंकर्स बैंक होगा। आरबीआई का जो चार्टर है 1934 का, उस चार्टर में भी हम पढ़ते हैं कि आरबीआई क्या है, अपने आप में कहीं ना कहीं बैंकर्स बैंक है। फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड ऑप्शन रेगुलेटर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैंने अभी बात किया है कि कहीं ना कहीं आरबीआई क्या करता है, अपने आप में मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी है, और कीन्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय एनी सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी ऑफ दैट कंट्री for which RBI is the controller of monetary policy in India, क्योंकि ये अपने आप में सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी है। अब सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी होगा तो डिफरेंट बैंकिंग से संबंधित काम करेगा ही करेगा, इसीलिए क्या है, रेगुलेटर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम सी ऑप्शन पे आते हैं, रेगुलेट्स मार्केट। मार्केट की यदि हम बात करें तो भारत में मार्केट में इन मतलब पैसे का इनपुट करना है, कैसे रेगुलेट करना है, क्या करना है, ये कहीं ना कहीं मूल रूप से फीजल पॉलिसी का पार्ट होता है। और फीजल पॉलिसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मनी इनपुट्स वगैरह करना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के भी थ्रू हम यहाँ पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला रूप होगा, या मूल रूप से इसको हम ले लें तो फीजल पॉलिसी का पार्ट होगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। एंड करेक्ट आंसर इज ए एंड बी ओनली, बी। इसके साथ ही मित्रों अपना ये डिस्कशन समाप्त होता है। इसके साथ ही अपना ये डिस्कशन समाप्त होता है। मैं आनंद झा कौटिल्य अकादमी की ओर से आप सबों के सामने इसी प्रकार से प्रश्न को लेकर के आता रहूँगा। आज अपना पहला प्रयास था कि आपको बिल्कुल साधारण भाषा में साधारण चीज़ों को समझाया जाए।
अब अगली बार फिर हम और सीरीज़ लेकर के आते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक चीज़ों के लिए आप कौटिल्य एकेडमी के वेबसाइट पे आ सकते हैं, कौटिल्य एकेडमी में सीधा संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे तरीके के और भी कई सारे शिक्षकगण हैं जो आपको बताएंगे। ये अपना एक अलग प्रयास है कि अर्थशास्त्र को और विभिन्न भाषाओं को हम प्रश्नों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देंगे। आप सबों को धन्यवाद।